वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। इसी बीच बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां बीजेपी डेलीगेशन भी पहुंचा चुनाव आयोग दफ्तर। बीजेपी प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। घोसी उपचुनाव में सपा पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग को ज्ञापन प्रतिनिधि मंडल ने सौंप दिया है। तो यहां पर बीजेपी डेलीगेशन भी चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचा। सपा पर कई गंभीर तरीके के आरोप लगाए गए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि घोसी उपचुनाव में सपा की तरफ से गड़बड़ी की जा रही है। चुनाव आयोग को ज्ञापन भी प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा है। अश्विनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अश्विनी, किस तरीके के आरोप सपा पर लग रहे हैं? बिल्कुल बता दें आपको, आज जो भारतीय जनता पार्टी का 3 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल जिसने चुनाव आयोग जाकर के शिकायत में कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ उनके परिजन हैं, समर्थक हैं, वो लगातार पुलिस अधिकारियों को धमका रहे हैं। आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की थी, जिसमें कहा था कि एक चौकी इंचार्ज है उनको धमकाया गया, सिपाही एक है पुलिसकर्मी उनको धमकाया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी लगा रही कि बूथ कैप्चरिंग तक जो है समाजवादी पार्टी कर सकती है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचा था और बाकायदा अपना ज्ञापन देकर शिकायत की है कि संभावित है कि समाजवादी पार्टी चुनाव के दौरान गड़बड़ कर सकती है। ऐसे में जो चुनाव है वो नियमता कराया जाए, सख्ती के साथ पालन कराया जाए। जी अश्विनी, सपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का भी आज एक प्रतिनिधि मंडल था जिसमें उसने भी निर्वाचन आयोग जाकर के शिकायत की थी, अपनी ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में कहा था कि ये मुस्लिम और यादव वर्ग के जो पुलिसकर्मी हैं उनको ड्यूटी में नहीं लगाया गया। ऐसा क्यों किया गया? साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि सत्ता में होने का फायदा उठा रही, जिससे जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। चुनाव सही ढंग से नहीं हो पाएगा, निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। इसको लेकर के अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे थे। निश्चित तौर दोनों ओर से कहीं ना कहीं खींचतान लगातार जारी है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है अपनी जीत का दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं तो ऐसे में असमंजस की स्थिति वोटर्स के लिए बनी हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खींचतान मची हुई है घोसी में, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसके थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन इस बार अश्विनी कुछ ना अलग हुआ है। यहाँ पर सपा की तरफ से अब आरोप नहीं लगाए जा रहे, बल्कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं सपा पर कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर होता है। लेकिन क्या इस पर बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री है राम प्रताप सिंह, उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल, जब वो निर्वाचन आयोग गए थे उस दौरान उन्होंने ज्ञापन देने के बाद बयान भी दिया था। उसमें कहा था कि समाजवादी पार्टी है वो अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को धमका रही है और चुनाव को प्रभावित करना चाह रही है। अगर देखें तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी देखा गया उपचुनाव जब भी होते हैं, सत्ता पक्ष होता है, उस पर आरोप इस तरीके लगना लाजमी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष अधिकारियों का, कर्मचारियों को दुरुपयोग कर रहा है। जबकि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। किसी भी स्थिति में कोई भी, चाहे सत्ताधारी व्यक्ति हो या फिर विपक्ष का हो, किसी के साथ भी ऐसा तो व्यवहार नहीं किया जाएगा जिससे उनको दिक्कत हो। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की किसी की मनमानी नहीं चलेगी। जो नियम है बनाए गए हैं, नियम के अनुसार ही काम होगा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना होगा समाजवादी पार्टी है या फिर भाजपा है, आगे क्या करते हैं, रणनीति क्या बनाते हैं, क्योंकि कल का दिन बचा हुआ, परसों से 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में आज से शाम 6 बजे जो था चुनाव प्रचार वो थम चुका है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है अभी भी शुरू है। जी ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर है, जहां घोसी विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। 5 सितंबर को घोसी उपचुनाव के लिए मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। विधानसभा क्षेत्र में 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बने हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि घोसी विधानसभा में 4,30,394 मतदाता मतदान करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 3 उड़न दस्ता, 3 वीडियो निगरानी टीम लगाई है। किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम भी यहां पर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही कुछ नंबर हैं वो भी यहां पर जारी किए गए हैं, जिसके जरिए
अपनी शिकायत दी जा सकती है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्र से मतदान किया जा सकेगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षक मतदान पर निगरानी रखेंगे, ये भी जानकारी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी इस दौरान तैनात होंगे। तो यहां पर आपको बता दें कि घोसी विधानसभा का उपचुनाव होना है और इसको लेकर अब तैयारियां की जा रही है। कितनी पुलिस फोर्स लगाई जाएगी, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 सितंबर को घोसी उपचुनाव होना है। सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसी बीच विधानसभा क्षेत्र में 239 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है और ऐसे में किसी भी तरीके की अब जनसभाएं आप नहीं देख सकेंगे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, 5 तारीख अब बेहद नजदीक है, मतदान का वो दिन जब मतदान तमाम मतदाता करते नजर आने वाले हैं। किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 5 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो 239 मतदान केंद्र, 455 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति जो कि घोसी विधानसभा क्षेत्र का है वो मतदान कर सकता है। हालांकि कुल करीब 4,30,394 मतदाता हैं, जिसको लेकर आयोग ने अपने शिकायत नंबर भी 2 जारी किए हैं कि अगर किसी तरीके की कोई असुविधा होती है, कहीं कोई शिकायत होती है तो उन नंबरों पर शिकायत भी कर सकते हैं। हालांकि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे जो सरकारी पहचान पत्र है, इनके जरिए से वोटर अपना मतदान कर सकेंगे। साथ ही साथ प्रेक्षकों को भी लगाया गया है कि वो हर मतदान केंद्र पर नजर रखें, कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए। और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ ही साथ 3 उड़न दस्ते और 3 वीडियो निगरानी टीमों को भी लगाया गया है, ताकि घोसी विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर नंबर भी जारी किए गए हैं जिसके तहत अपनी शिकायतें यहाँ पर दी जा सकेंगी। किस तरीके की शिकायतें और इस नंबर के जरिए ऐसी कौन कौन सी शिकायतें हैं जो जनता पहुंचा सकती है? बिल्कुल, अगर कहीं पर उनको मतदान केंद्र नहीं पता चल रहा है या मतदेय स्थल नहीं जान पा रहे हैं कि कहां पर उनका वोट है, या फिर अपने बीएलओ की जानकारी चाहिए, या पर कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी किसी को पता चलती है, साथ ही साथ किसी अधिकारी के गलत आचरण की शिकायत अगर करनी है, तो ये बहुत सारी चीजें इन टोल फ्री नंबरों पर बताई जा सकती हैं, जो कि सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में होंगी और संबंधित शिकायत पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जिलाधिकारी मऊ की तरफ से कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जहां पर इन नंबरों पर सक्षम अधिकारी बैठाए गए हैं, ताकि आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल एसके, और ये जो घोसी विधानसभा की जो ये सीट है वो हाई प्रोफाइल बन चुकी है, इसीलिए क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे और अखिलेश यादव जो अभी तक सिर्फ अपने परिवार के लिए चुनाव प्रचार करते थे, इस बार यहाँ पर सुधाकर सिंह के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया है। तो कितना महत्वपूर्ण इसको समझा जाए, क्या ये माना जाए कि ये लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल है? बिल्कुल, एक तरीके का लिटमस टेस्ट इसको कह सकते हैं। लिटमस टेस्ट कई तरीकों का है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन में आने के बाद जहां समाजवादी पार्टी ने घोसी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है, तो वहीं कांग्रेस हो या फिर उसके अलावा जो दूसरे दल है, किसी ने भी वहां से प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि जो बीएसपी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी विपक्षी दलों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान भी कर रखा है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ठीक है, इसके काफी हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। अब इंतजार 8 तारीख का होगा जब रिजल्ट सबके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। ऊपरी सदन की यह सीट बीजेपी सांसद हरद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हो गई थी। इस सीट पर 15 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का बीते 26 जून को दिल्ली में निधन हो गया था। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को शुभकामनाएं दी है। राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर ट्वीट कर उनको शुभकामनाएं दी। आपकी विजय हेतु अनेक मंगल कामनाएं। ये ट्वीट
सीएम योगी आदित्यनाथ का हम आपको दिखा रहे हैं। दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है और इसको लेकर शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। आपकी विजय हेतु अनेक मंगल कामनाएं। वहीं यूपी में एक और आईएएस अफसर का तबादला हुआ है। अभिनव गोपाल सीडीओ गाजियाबाद बनाए गए हैं। 3 दिन से लगातार बदले जा रहे आईएएस अधिकारी, दर्जन भर से ज्यादा जिलों के डीएम बदले जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आईएएस अफसर का तबादला हुआ है। अभिनव गोपाल सीडीओ गाजियाबाद बनाए गए हैं। नई जिम्मेदारी दी गई है। 3 दिन से लगातार बदले जा रहे हैं आईएएस अधिकारी, दर्जन भर से ज्यादा जिलों के डीएम बदले जा चुके हैं और उसी कड़ी में एक और आईएएस अफसर का तबादला यहां पर हुआ है। लखनऊ से खबर है, जहां यूपी में वकीलों की हड़ताल घोषित जारी। कल भी यूपी में अदालतों का कामकाज ठप रहा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हड़ताल की घोषणा की। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले पर यह हड़ताल हुई। हालांकि आपको बता दें कि कल से 3 दिन तक जारी रह सकती है वकीलों की यह हड़ताल। तो हापुड़ में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से, उसको देखते हुए लगातार वकील की तरफ से हड़ताल किया जा रहा है। हालांकि कल भी ये जो धरना है वो जारी रहेगा, ये भी जानकारी है। बार काउंसिल फॉर उत्तर प्रदेश ने यह हड़ताल की घोषणा की। तो लखनऊ से खबर है, जहां पुलिस कार्यालय में महिला आरक्षी के साथ छेड़छाड़ हुई है। विभाग के ही पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया गया है। महिला आरक्षी में डीसीपी मुख्यालय में दिया प्रार्थना पत्र। मामले में डीसीपी सेंट्रल अर्पणा रजत कौशिक का बयान सामने आया है। पॉश अधिनियम के तहत गठित समिति के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ। मामले की गहन से जांच की जा रही है। इसके साथ ही जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो महिला आरक्षी के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। डीसीपी का बयान सामने आया है। पॉश अधिनियम के तहत गठित समिति के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ। एक महिला आरक्षी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसको विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत पॉश एक्ट के अधीन बनाई गई आंतरिक शिकायत समिति को रेफर किया गया है। बागपत से खबर है, जहां फौजी ने वीडियो वायरल कर सीएम योगी से गुहार लगाई है। पिता के हत्यारों को पकड़ने की मांग यहां पर की गई है। फौजी की मां ने किया बेटी सहित घर से पलायन। हत्यारोपियों के खौफ से ये पलायन किया गया है। हत्यारोपियों पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप है। कोतवाली बड़ौत क्षेत्र जोन माना गांव की ये पूरी घटना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार यहां पर लगाई गई है। फौजी ने वीडियो वायरल कर सीएम योगी से गुहार लगाई है। पिता के हत्यारोपियों को पकड़ने की यहां पर मांग की गई है। फौजी की मां ने बेटी सहित घर से पलायन भी कर दिया है। उनको खौफ है, डर है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। हत्यारोपियों पर समझौते का दबाव बनाने का भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती है ये देखना होगा, लेकिन यहां पर लगातार पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बांदा से खबर है, जहां मोर्चरी में शव रखकर भूला पुलिस प्रशासन। 12 दिन तक सड़ता रहा ज्ञात शव। दुर्गंध आने के बाद जागा पुलिस प्रशासन। 12 दिन बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसपी अंकुर अग्रवाल ने दिए जांच के आदेश। जिला अस्पताल का ये पूरा मामला। तो मोर्चरी में शव रखकर पुलिस प्रशासन भूला और अब इसके जांच के आदेश एसपी की तरफ से दे दिए गए हैं।
जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है और अब देखना होगा इस मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की, 12 दिनों तक अज्ञात शव सड़ता रहा। दुर्गंध आने के बाद पुलिस प्रशासन जागा, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को लेकर जाया गया। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद एसपी अंकुर अग्रवाल ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला अस्पताल का ये पूरा मामला, हालांकि आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है वो देखना होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की यहां पर सामने आई है। ललितपुर से खबर है, जहां महिला ने 2 बच्चों समेत जहर खाया है। मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 बच्चों समेत मां ने जहर खाया। उसके बाद हड़कंप जैसी स्थिति देखने को मिली। बताया जा रहा है कि मां और बेटी की मौत हो गई है। शामली शहर में पटाखा विस्फोट के दौरान महिला की मौत के मामले में सदर विधायक घटनास्थल पर पहुंचे। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की फैक्ट्री का संचालन गैरकानूनी है। इसको प्रशासन को बंद करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो सके। ऐसे में पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाकर रेजिडेंशियल एरिया में जितने भी इस तरह की फैक्ट्री का संचालन हो रहा है या फिर भंडारण है, उन्हें पूरी तरीके से बंद किया जाए, जिससे इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो रुक सकें। डबल इंजन की सरकार है देश में, प्रदेश में। ये बीजेपी की पोल खोलती है। एक रेजिडेंशियल एरिया में ऐसा काम हो रहा है, शासन प्रशासन आँख मीच कर बैठा हुआ है। एक मासूम महिला, उसकी जान चली गई। कितने बड़े दुख की बात है। 75 साल की महिला को नौकरी करनी पड़ रही है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, और एक महिला को बेचारी को रोटी रोजी के लिए 75 साल की महिला को नौकरी करनी पड़ रही है। ऊपर से इस टाइप के जो रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे कार्य चल रहे हैं और ऐसे जिनसे हादसा हुआ है, और बड़े दुख की बात है ऐसे हादसे हो रहे हैं। बेरोजगारी कितनी आ गई है, लोगों को अपने काम करने पड़ रहे हैं, और रेजिडेंशियल एरिया में इस टाइप का कार्य जो बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं तो शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसकी सही तरीके से जांच हो, और जो महिला यहाँ एक्सपायर हुई है उसे ठीक ठाक मुआवजा सरकार दे, उसके परिवार के भरण पोषण। डबल इंजन की सरकार है। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 करोड़ की लागत से निर्मित 7 स्वास्थ्य सेवाओं का लोकार्पण किया। ब्रजेश पाठक ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जनता को ठगा जाता था और जनता को मिलने वाली सुविधाओं को बिचौलिया मिल बांट कर खा जाते थे, लेकिन योगी सरकार में जनता को सीधे सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जल्द ही मोती नगर, मुरादनगर की जनता को एक इमरजेंसी हॉस्पिटल भी उनकी सरकार उपलब्ध कराने वाली है। उन्होंने मंच से 10 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी बांटे। आज गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर में नए अस्पताल भवन का उद्घाटन हुआ है। मैं गाजियाबाद जनपद के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मुरादनगर के साथ साथ कई अन्य अस्पतालों के नए भवन परिसर का भी उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ। सबको मैं बधाइयाँ देता हूँ। गाजियाबाद हमारे प्राथमिक एजेंडे में है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का उच्चीकरण लगातार जारी है और हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज गाजियाबाद जनपद वहीं कानपुर से खबर है, जहां नौबस्ता के हंसपुरम में युवक की हत्या कर नहर के किनारे फेंका शव। खून से लथपथ शव देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद जांच शुरू कर देती है। मृतक के गले और शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी है।
पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम इलाके की ये पूरी घटना है। तो इस बुलेटिन में